औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मेरे मुताबिक। आज हम इसमें गुफ्तगू करेंगे गुज़िश्ता कुछ दिनों में होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त के हवाले से, जिसमें सबसे अहम कौमी सलामती कौंसिल का कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में वही जो इमरान खान साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म थे और कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें जो एलामिया जारी हुआ था, जो उसके नुकात थे, जो मिनट्स थे, उसकी ही तौसीक़ की गई। फ़र्क इतना था कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, आज जो गुज़िश्ता दिन हुआ उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। पहले जो इजलास हुआ था उसमें वज़ीर आज़म वो थे जिन्होंने अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो एक साजिश का हिस्सा है जो अमेरिका में घड़ी गई है। और आज जो गुज़िश्ता रात इजलास हुआ, कल हुआ, वो उन्हीं के ज़ेर सदारत हुआ जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात आयद किए थे। 12 वो एक इजलास हुआ, इजलास के जो मिनट्स थे वो वही थे, पुराने जो मिनट्स थे उसकी तौसीक़ की गई। इस बात का भी इआदा किया गया कि मरासला जिसे केबल कह लें वो आया था, उसकी हकीकत है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुलव्विस मौजूद नहीं थी, नहीं आई नज़र जिसमें ये कहा जाए कि वो एक बैरूनी साजिश थी या उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था या फिर अपोजिशन जमातों का इन्वॉल्वमेंट था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। ये कल के एलामिये में, यानी कल के एलामिये में जो ज़्यादातर उजागर किया गया, इसी पॉइंट को उजागर किया गया कि कोई भी साजिश उसमें नहीं तहकीकात में आई। एक चीज़ और बहुत अहम कि पहले जो इमरान खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया था और सारे लोग वहाँ मौजूद थे, अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे और एलामिया जारी हुआ था, तो अमेरिका की जानिब से कोई भी उसका रद्द अमल नहीं आया था। हालांकि अमेरिका को वहाँ से एक मुतफ़िक़ा राय के तौर पे डिमार्श भी किया गया, लेकिन कोई भी उसका रद्द अमल माँ सिवाय इसके नहीं आया कि ये झूठ है और अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है। लेकिन कल जो एलामिया जारी हुआ है वही एलामिया जिसकी तौसीक़ की गई है साबका की, उसमें अमेरिका की जानिब से खैर मकदम किया गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की नायब तर्जमान जेलिना पोर्टर की जानिब से उसका खैर मकदम किया गया है उस एलामिया का, और पाकिस्तानी हुकूमत का ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। हालांकि तौसीक़ उसी की गई है जो पहले का एलामिया था, लेकिन हुकूमत तब्दील हुई। अब जो जुम्मे को होने वाली कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें जो एलामिया जारी हुआ उसमें दो चीज़ बहुत अहम। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की जो अमरीकी साजिश का बयानिया है उसको यकसर मुस्तरद किया गया है कि अमरीकी साजिश का कोई तहकीक से नहीं मिला, जबकि दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद जो उस वक्त अपोजिशन में था उसके इस ख्याल को भी, इस बयानिए को भी कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया गया कि सिफारती ख़त लिखा ही नहीं गया और वो झूठ का एक पलंदा है। तो एक जानिब इस एलामिये में हुकूमत, गुज़िश्ता हुकूमत के बयानिए की भी तरदीद हुई और इस हुकूमत जो ये मौजूदा हुकूमत है जब ये अपोजिशन में थी इसके बयानिए की भी मुस्तरद किया और तरदीद हुई। तो अब कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और दूसरा जुम्मे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुआ। नतीजा एक ही रहा, कोई नई बात नहीं आई। सिफारती ख़त एक हकीकत है और पाकिस्तान की तरफ जारहाना नौइयत का है, और यही वजह है कि कौमी सलामती कमेटी ने इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत अमेरिका को
20 मार्च जारी करने का फैसला किया था। अब ये बयानिया कहाँ तक चलता है आगे, ये तो कल का एलामिया हो गया। एक और गुज़िश्ता दिनों एक अहम डेवलपमेंट हुई कि ट्विटर स्पेस पर इमरान खान साहब ने यूं कह लें कि एक ऑनलाइन जलसा किया जिसमें पूरी दुनिया से लोगों ने 1,65,000 के करीब शिरकत की। आइए पहले हम इस एक छोटी सी ट्विटर स्पेस के हवाले से वीडियो देखते हैं, फिर हम जिक्र करेंगे कि कितना मजमा था, लोग क्या कहते हैं और ये ट्विटर स्पेस है क्या चीज़। देखिए, आपकी जो दोस्तियां या जो आपकी सब कुछ पार्टी में भी जब आपके जो जी नाज़रीन गिरामी, ये ट्विटर स्पेस जिसमें 1,65,000 के करीब लोगों ने शिरकत की, इसे आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन इमरान खान साहब का जलसा था जिसको बड़ी पजीराई मिली। ट्विटर स्पेस होता क्या है कि जो भी ट्विटर अकाउंट रखने वाला है वो उसकी दस्तरस में ये होता है, जो भी ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करता है, किसी भी ट्विटर स्पेस को जब बनाया जाता है, इसको यूं कह लें जैसे आप व्हाट्सअप आपका ग्रुप होता है, आप अपने अहबाब को एक साथ एक कॉल करते हैं तो वो सब उस पर अपनी राय देते हैं, या फिर कारोबारी मीटिंग वगैरह भी इस हवाले से होती है। ये बिल्कुल यूं कह लें कि एक ग्रुप कॉल की तरह होता है। किसी भी ट्विटर स्पेस में माइक की कुल तादाद 13 होती है, यानी 13 अफराद होते हैं जिनके पास वो माइक की सहूलत होती है। एक मेज़बान होता है और दो उसके को होस्ट कहते हैं, जिसको शरीक मेज़बान, दो उसके शरीक मेज़बान होते हैं, और 10 बोलने वाले जिन्हें स्पीकर कहा जाता है वो होते हैं। अगर आप भी उसमें शिरकत कर सकते हैं, लेकिन आप सुनने की हद तक। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ कहें और अपनी राय दें, अपना इज़हार ख्याल उस ट्विटर स्पेस में करें, तो फिर आपको मेज़बानों को एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी, और अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप भी अपनी बारी पर बोल सकते हैं। ये है थोड़ा सा मैंने एक आपको पस मंज़र बताया ट्विटर स्पेस का। इमरान खान साहब जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। सोचने की बात यह है कि एक वक्त था कि MQM पाकिस्तान, जो माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान थी, अब टूट फूट का शिकार है, उसका मरकज़ 90 हुआ करता था। यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया और लंदन से बराह रास्त खिताब को और जगहों जगहों पे शहरों शहरों में उन खिताबात को सुनवाया गया, जनरल वर्कर के इजलास को दिखाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक राय ली गई, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की जमात ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और डिजिटल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको ये जो मुस्तकबिल करीब में आम इंतखाबात का ऐलान होता है तो यकीनी तौर पर इनको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी जमातें, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, इसके इस्तेमाल से काफ़ी पीछे, तहरीक इंसाफ से अगर मुआवजना किया जाए तो बहुत पीछे। नाज़रीन गिरामी, एक और बात आपके गोश गुजार करता चलूँ कि तुर्की में 15 जुलाई 2016 को एक फौजी बगावत हुई, उस फौजी बगावत को नाकाम कर दिया गया। अब यहाँ ये जो मदाखलत और साजिश का एक भंवर में ये कौम को फंसाया गया है, वल्लाह आलम के इसकी तशरीह कौन करेगा। और मैं बारहा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये चीज़ें अगर वक्त पर ना इसकी तशरीह कर दी जाए, ना इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाए, तो इलेक्शन में एक नया कार्ड जन्म लेगा और यही होगा। यही कार्ड मुहिब्बे वतन और गद्दार तक जाएगा, यही कार्ड जो है ये साजिश और मदाखलत तक जाएगा। इसको खुदारा जो भी बड़े इदारे, ताकतवर इदारे हैं, मिल बैठ के इस चीज़ को हतमी बिल्कुल करें। और ये अब तय है कि
जो नई एक बहुत बड़ी इत्तेहादी हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद बहुत बड़ा है। मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये संभलना मुश्किल है, ये शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपना जब वज़ीर आला थे उनकी स्पीड काबिल फ़ख्र थी। वो अब भी चाहेंगे काम करना, लेकिन किसी तौर पे मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा हुकूमती इत्तेहाद है। ये उर्दू में आसान एक मुहावरे में कहते हैं कि भिड़ के छत्ते में हाथ दे देना, ये वो बात है। पेट्रोल की कीमत महंगी करनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज दोबारा नीचे आएगा, मसनूई इंजेक्ट जो सरमाया किया था वो जब अपनी असल हालत में आएगा तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी, और जनाब डॉलर की कीमत फिर बढ़ना शुरू हो गई है। IMF का मसला दरपेश है। सऊदी अरब की तरफ से एक कलील आपकी हुकूमत का बहुत मुख्तसर वक्त है, शायद ही कोई ऐसा होगा कि वो इतनी मुख्तसर मुद्दत की हुकूमतों से मुआहदा करेंगे। इसका वाहिद हल है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और लाजमी यही चीज़ आपको जो है आपकी साख को बचा सकती है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो मुझसे लोगों ने पूछा था कि अगर 5 साल पूरे नहीं कर सका तो इससे क्या मतलब अवाम का, आप जो कह रहे हैं कि अवाम कैसे फ़ैसला करेगी कि वो अवाम के लिए 3.5 साल, 4 साल, 2.5 साल ये बहुत होते हैं। तो मैं उन सबको इसी प्लेटफॉर्म से जवाब देना चाहूँगा। मेरे कहने का यही मतलब था कि अगर किसी वज़ीर आज़म को उसकी मियाद, उसकी मुद्दत जो 5 साल की, उसको पूरा नहीं करने दिया जाता तो उसने लाख कोई भी अच्छे काम ना किए हो, कोई भी अच्छा काम ना किया हो, लेकिन वो सिर्फ इसी चीज़ को कैश कराएगा कि मैं अब जो मेरे मुद्दत थी उसमें मैं करने वाला था लेकिन मुझे हटा दिया गया। वो कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, या इमरान खान साहब की हो। जब आप किसी के 5 साल पूरे होंगे, वो 5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर वो नहीं कह सकते कि हमारे पास वक्त नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हमारे पास, हमें और चाहिए, तो वो अवाम फैसला करेंगे कि उन्हें और वक्त देना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो सियासी शहीद हो जाते हैं। जब आप वक्त से पहले वो हट जाते हैं तो उनके पास एक ही बयानिया होता है कि हम, जब हमारा गाड़ी पटरी पे चढ़ी तो हमें पटरी से उतार दिया गया, तो वो फिर उसी को कैश कराते हैं, और वो सियासी बयानिया बन जाता है हर आने वाले इलेक्शन में। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था तुर्की का, कि तुर्की में 15 जुलाई 2016 को एक फौजी बगावत हुई जिसको नाकाम कर दिया गया। इसके पस मंज़र में आपको एक बात बताता चलूँ कि शब खून मारा गया था तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार पर, और चंद फौजी ब्रिगेड थे जो उनके खिलाफ खड़े हुए और उनका तख्ता पलटने की कोशिश की। लेकिन यहाँ मैं अभी इमरान खान साहब की बात कर रहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसी तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि रात को जब ये हुआ, तैयब एर्दोगान को कैद कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, वहाँ से उनके तमाम टेलीफोन वगैरह को बंद कर दिया गया, तो उनके पास एक वाहिद डिजिटल मीडिया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने फौरी तौर पर पूरी कौम को उसी वक्त घरों से बाहर सड़कों पे निकलने का कहा कि आपका मुल्क ख़तरे में, मेरा इक़्तिदार ख़तरे में, आप बाहर आएँ। और पूरी तुर्की कौम सड़कों पर आ गई, टैंकों के सामने आ गई, टैंकों के नीचे लेट गई। जो एयरपोर्ट टैंकर जा रहे थे उनको आगे मज़ाहमत करके खड़ा कर दिया गया, टैंकों के नीचे लेट गए। उनको ना नेशनल टेलीविज़न के करीब जाने दिया गया, ना एयरपोर्ट के करीब जाने दिया गया, ना रेडियो की तरफ जाना दिया गया, ना हसास तनसीबात की तरफ जाने दिया गया। अपनी जानें भी दी, 250-300 लोग सिविल मारे गए जो फायरिंग हुई। उसके बाद उस फौजी बगावत को उसी रात उस कौम ने, उस गयूर कौम ने तुर्की की नाकाम बना दिया। और टैंकों, मशीन गनों के और तोपों के आगे सिर्फ किसी के हाथ में अगर अवाम के था तो कोई असला नहीं था, अपने मुल्क का परचम था, अपने मुल्क से वफादारी और मुहिब्बे वतनी थी, और वो अपने टैंकों को उसके आगे खड़े होकर रोकते थे। और यही वजह थी कि तैयब एर्दोगान का तख्ता पलटने से बचाया गया। और किसी ने नहीं, उसकी कौम निकली। और किस वजह से निकली? कि सोशल मीडिया पर एक पैगाम की वजह से निकली। सोशल मीडिया का इमरान खान साहब भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बातें हो रही हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ना करे कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे जो एक तकरीबी
دشمن جو ہے وہ دشمن کے لیے بہت، جب آپس کی چپکلش ہوتی ہے اپوزیشن اور وہ ملکی اس نیج تک آ جاتے ہیں جسے آپ کہہ لیں 0 پوائنٹ تک آ جاتے ہیں کہ یہ غدار اور یہ وفادار، اور جان لینے اور تلنے کی بات ہوتی ہے، پھر آپس کے کارکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ دشمن کے لیے ایک بہترین سازگار ماحول ہوتا ہے۔ اس میں وہ دونوں طرف میں سے کسی بھی بڑے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور پھر وہ ایک ملک میں جنگ کسی کیفیت خانہ جنگی کسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے جو 2 بڑے لیڈران ہیں ان کو اپنی، عمران خان صاحب نے فوج کے حوالے سے بہت اچھا پیغام دیا کہ عمران خان کی ضرورت سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ اداروں کے حوالے سے، آپس میں کارکنوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی نرم گوشہ رکھنا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے۔ دیکھیں، میں تمام اس چیز کو اگر اس کا ایک نچوڑ لاؤں کہ میں مان بھی لوں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، میں مان بھی لوں، چلے کچھ لمحوں کے لیے میں اگر مان بھی لوں کہ اس میں ہمارے اپوزیشن کے لوگ جو گزشتہ اپوزیشن تھی وہ بھی اس میں کسی نہ کسی طرح شامل ہو گئے، چلے ہارس ٹریڈنگ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی، چلے اداروں نے بھی کوئی زیادہ وہ نہیں کیا، لیکن جو کچھ بھی عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹانے کی جو چیز ہوئی، وہ اگر سازش بھی تھی جو بھی تھی، لیکن وہ سب کا سب آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، یوں کہہ لیں کہ سازش بھی اگر ہوئی تو آئینی ہوئی۔ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو کوئی فوج نے کو نہیں کیا کہ آپ اقتدار کو چھوڑ دیں، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جو میں نے ترکی کا ذکر کیا، اس طرز کا کوئی کو نہیں ہونے جا رہا تھا۔ جو بھی ہوا وہ آئین کے دائرے میں ہوا، جو بھی ہوا وہ قانون کے دائرے میں ہوا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں۔ تحریک عدم اعتماد آئی، آخر وقت تک تحریک عدم اعتماد کے ہی ذریعے، ہاں اگر تحریک عدم اعتماد میں وہ ووٹ جو عمران خان صاحب کے منحرفین تھے ان کا ووٹ بھی استعمال ہوتا تو آپ تھوڑا سا کہہ سکتے تھے کہ یہ سازش ہوئی اور یہ قانون سے ہٹ کر سازش ہوئی، لیکن آپ کے ان لوگوں کو بھی ووٹ، تحریک انصاف کے ان لوٹوں کو جو منحرف ہوئے تھے تو ان کو بھی، مجھے اچھا تو نہیں لگتا لوٹا کہتے ہوئے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم دھوپ میں، سردی میں، آندھی طوفان میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لائنوں میں دھکے کھاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے حکومتوں کو لے کے آتے ہیں اور لوگ لوٹوں اور نوٹوں کے ذریعے حکومتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی پہلی دفعہ آئے، اگر یہ کام کر جائیں گے ہارس ٹریڈنگ یا یہ پارٹی سے لوٹے ہونے کے اس پر کوئی سخت قانون سازی کر جائیں گے تو یہ بھی ان کا نام ایک بہت اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا کہ ملک سے ایک بہت بڑی کرپشن کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس سے پہلے جو ابھی میں لوٹوں اور نوٹوں کا ذکر کر رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرز کی جو بغاوت ہوئی، اس طرز کی آپ کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہوئی، تو آپ کے لیے تحریک عدم اعتماد آئی، آپ نے اس کو فیس کیا، تحریک عدم اعتماد کو، گو کہ تھوڑے سے ماحول کشیدہ ہوا لیکن بالآخر وہی ہوا جو آئین کہتا تھا۔ تو آئین میں رہتے ہوئے اگر یہ سازش بھی ہوئی تو اس پہ اب میرے خیال سے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے۔ عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے، میں نے نواز شریف صاحب کا بھی مطالبہ سنا، میں نے خواجہ آصف صاحب کا بھی مطالبہ سنا، میں نے فضل الرحمان صاحب کا بھی مطالبہ سنا، میں نے متحدہ قومی موومنٹ کی جماعت کا بھی مطالبہ سنا کہ نئے عام انتخابات پہ جانا چاہیے، اور یہی بہترین حل نئے انتخابات پہ۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔